वो बीजेपी सरकार का वहाँ काउंटर आया था कि वो काम तब तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जब सड़कों सवाल इसका जवाब दे दें। हमारे स्टेडियम में मैच हो चुका था, दोबारा जब उद्घाटन किया तो उसके पहले मैच हो चुका था। आप बताइए इंटरनेशनल मैच बिना मानक के हो जाता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन अखिलेश राज में हमने देखा ये सारी चीजें नहीं हुई कि तख्ती लेकर अपराधी गले में पहुंच जाएं, साहब हमें माफ कर दीजिए। ये तो योगी राज में ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको मार्केटिंग इवेंट की महारत हासिल है कि आधा अधूरा वीडियो शेयर किया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का योग करता हुआ, 10-12 सेकंड का था वो, और उसके बाद लिखा एंजॉय योगा, लेकिन वो पूरा वीडियो वो नहीं था। दूसरा मंदिर हमारा तैयार हो रहा है, वहाँ पर भी जरूर आए। वो दूसरा मंदिर कौन सा है? उन्होंने कब बताया आपको कि मैं नवरात्र रखता हूँ? वो ऐसे व्यक्ति 30 साल से तो मैं जानता हूँ कि वो नवरात्र का उपास करते हैं। मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, लेकिन लेकिन बढ़िया मुझे। अखिलेश सरकार जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस मुद्दों को गर्म करना चाहती है। आप बताइए गड्ढे मुक्त हो गए? मैं आपसे पूछता हूँ, गड्ढे मुक्त की बात की थी ना, गड्ढे मुक्त हो गए? गड्ढे मुक्त तो छोड़ो, उन्होंने जो रोड बनाते हैं उसमें बारिश की बूंद पड़ते ही उसमें गड्ढे हो जाते हैं। नहीं, मानेटी में तो हमारे पंजाबी सरदार बंधु भी आते हैं ना। आप बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार में कौन सरदार जी मंत्री हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्टेडियम हमने किस जाति धर्म के लोगों के लिए बनाया? तो फिर ये सवाल नहीं है आपका, तो फिर कैसे आप कह रहे हो कि मैं एक को सपोर्ट करता हूँ दूसरे को नहीं करता हूँ? आप ये बताओ, हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो किसके लिए बनाया, किस समाज के लिए बनाया? नहीं, कोई नया दोस्त बनेगा जैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, इसके लिए स्वस्थ रहो, और जब सफाया हो जाएगा तो आपका भी उन्नति हो जाएगी। बनारस के गुंडों का आप नाम नहीं लिए थे, आप किनका नाम है जो आप नहीं लेना चाहते? आप मेरे बालों में हाथ लगाइए, बालों में लगाइए ना, लगाओ, और देखिए अब हाथ में तेल आया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। प्रदेश हो या देश, अगर विकास करना है तो जितनी मजबूत सरकार होनी चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। और बात जब हम करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की मजबूत सरकार तो है ही, लेकिन विपक्षी भी बहुत मजबूत हैं। आज हमारे साथ सपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले अनुराग भदौरिया मौजूद हैं हमारे न्यूज रूम में। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूंगी तालियां बजा के आप स्वागत करें। तो अनुराग भदौरिया जो कि अपनी बेबाकी से बस अनुराग भदौरिया जो अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं। कई बार आपने टीवी डिबेट्स में उनको बहस करते हुए देखा होगा, थोड़ा सा गर्म मिजाज के हैं, गर्म होते हुए देखा होगा। आज उनसे बेबाकी से सवाल होंगे, न्यूज रूम के लोग हैं ये भी सवाल करेंगे और जवाब देंगे अनुराग भदौरिया। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है, जैसे महेश भट्ट काला कुर्ता पहनते हैं, आपके हरे कुर्ते का राज क्या है? दरअसल मुझे लगता है कि तिरंगे में हरा रंग है, और मैं गांव से आता हूं तो मुझे हरियाली पसंद है। तो हरियाली की वजह से आप घरों में गमले हरे हरे लगाते हैं, तो मैं जीता जागता घूमता हुआ गमला हूं। कम से कम हरियाली है, लोग लगाते हैं ना पानी, आजकल बहुत सारे गमले लगाते हैं, पेड़ तो मिलते नहीं है, तो पेड़ पौधे समृद्धि उसी से हरा रंग आया है। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप अपने कुर्ते गिना रहे थे। क्यों गिना रहे थे? आपने कहा था मेरे पास गिन के 4 कुर्ते हैं। हाँ, वो किसे जवाब दे रहे थे आप? नहीं, तो वो मुझसे पूछा जा रहा था भाई कुर्ते कितने, तो मैंने कहा 4 कुर्ते हैं भाई उसमें, और इसमें कोई ऐसी तो है नहीं, देखो मेरे कुर्ते में आपको आयन भी नहीं मिलेगी, तो ये कुर्ता 1-2 दिन आराम से चल जाता है, 3 दिन में चल जाए तो बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये गंदा नहीं होता है। दूसरे अगर कलर आप वाइट पहनने जाएंगे तो बहुत गंदा होता है, तो एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन आप उसको पहन नहीं सकते, तो हमारा गंदा नहीं होता है ना, तो इसलिए चलता रहता है। देखिए, अनुराग भदौरिया की यही चीज, यही वास्तविकता उनको लोगों से जोड़ती है, और यही वजह है कि वो जब भी कुछ करते हैं तो खास हो जाता है। मतलब सर एक बात बताइए, अगर हमें किसी का विरोध करना है, जैसे अगर मैं तो आपसे ही पूछूंगी, आपको सरकार का विरोध करना है तो एक तरीका हो सकता है, तर्कों के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं, आप रखते भी हैं, लेकिन कभी आप चाय बेचने लगते हैं, कभी आप तांगा चलाने लगते हैं, नहीं, अलग अलग तरीका, कभी आप सड़क पर चले जाते हैं आधी रात में सपा का झंडा लेकर। ये सोशल मीडिया अटेंशन के लिए है या फिर मजे के लिए? नहीं, मजे के लिए कुछ नहीं होता। अगर देखिए आपको तांगा चलाना है तो एहसास होना चाहिए कि इतनी गर्मी में जिन लोगों को सरकार ने वादे किए थे हम आएंगे तो उनको रोज़गार मिल जाएगा, उनको समृद्धि हो जाएगी, उनकी सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, आखिर वो तो उसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो वो परेशानी आप उसको जब तक आप वो चलाएंगे नहीं तो गर्मी का और परेशानी का आप एहसास कैसे कर पाएंगे? अगर आप जाके चाय नहीं बेचेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो चाय बेच रहा है वो कितनी तकलीफ में होता है? तो सरकार को कम से कम इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो आपने वादे किए थे, जो सपने लोगों को दिखाए थे, वो सपने पूरे नहीं हुए, तो अभी भी उसी तकलीफ में है। तो मैं सरकार को दिखाना चाहता हूँ तकलीफ अभी भी उतनी ही है लोगों के अंदर में, बदला कुछ नहीं है। 2014 के पहले और 14 के बाद लोग अभी वहीं परेशान हैं। तो वो जो आपके जो वादे थे वो
वो तो सच्चे निकले नहीं। जनता जो है वो जरूर परेशान है, तो उनकी परेशानी को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताइए कि आप अखिलेश के करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, लगभग 30 साल से आप दोनों के बीच में पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। आपको लगता है इसीलिए आपको टारगेट किया जाता है? नहीं नहीं, बात ये नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या है कि वो जनता की ना चिंता करके वो विपक्ष की चिंता ज़्यादा करती है, विपक्ष के नेताओं के बारे में ज़्यादा सोचती है। लेकिन जबकि जनता ने उनको मत दे के सत्ता में जनता लाई थी, तो जनता के बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि जनता के घर में क्या हो रहा है। क्या आम आदमी के घर में टमाटर क्या भाव बिक रहा है? टमाटर 150 120 रुपए किलो क्यों है? अरहर की दाल इतनी महंगी क्यों है? सरसों का तेल इतना महंगा क्यों है? तो जो ज़रूरतों के सामान हैं उसके बारे में बात नहीं करेगी, आटा के बारे में कोई बात नहीं करेगी, डाटा के बारे में ज़रूर बात करेगी। डाटा लेके आते हैं। मैं पूछता हूँ, एक आम आदमी जब घर से निकलता है थैला लेके बाज़ार अपना सब्जी खरीदने या अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने, तो वो इन्फ्लेशन रेट नहीं पूछता है कि कितना इन्फ्लेशन रेट है अभी। वो पूछता है भाई टमाटर 150 120 रुपए किलो है। वो उससे अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं जो उसके पास, चूँकि जो रोज़गार था जिनके पास, वो भी बहुत लोग बेरोज़गार हो गए और बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी, तो कहाँ से लाएंगे इतनी महंगाई में पैसे? कहाँ चला गया वो वादे जो डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया? पहले कहते थे हम आएंगे तो सस्ता हो जाएगा, डॉलर के मुकाबले रुपया पहले पतला बताते थे, अब क्या हो गया है? अब तो और भी पतला हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि जनता परेशान है, उस पर ये बात नहीं करते, ये चिंता की बात है। लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है अखिलेश सरकार को लेकर भी, और ये कहा जाता है कि उस वक्त गुंडा राज था, अब नहीं है, माफियाओं पर लगाम लग रही है। अब देखिए अतीक अहमद का मामला हुआ, कई सारे हम देख रहे हैं, मतलब बहुत टाइम बाद कह लीजिए, या मुझे लगता है ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि तख्ती लेकर गले में पहुंच रहे हैं। हालांकि बसपा का राज भी बहुत स्ट्रिक्ट था, मायावती का भी, लेकिन अखिलेश राज में हमने देखा ये सारी चीजें नहीं हुई कि तख्ती लेकर अपराधी गले में पहुंच जाए, साहब हमें माफ कर दीजिए। ये तो योगी राज में ही हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको मार्केटिंग इवेंट की महारत हासिल है। अब देखिए, कहते हैं कि हमने, इसी से आपको पता चल जाएगा, कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोडों की जाल बिछ गए, मजबूत रोड बन गए। अभी आप रोडों की हालत देख लीजिए, हॉस्पिटल के सामने रोड धंसी हुई है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप लखनऊ के अगर आप हालत देखेंगे तो लखनऊ की हालत क्या है? आज के पेपरों की खबर आप देख लीजिए, सुर्खियाँ यही है कि गड्ढे इतने हो गए। तो कहाँ चला गया वो वादे? ऐसे कहेंगे कि हमने सारी सड़कें बना दी हैं। इसी तरह से उनका ये हाल है, इस पर भी वो मार्केटिंग करते हैं कि सब। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इतने ही गुंडे ख़त्म हो गए तो फिर कचहरी के अंदर में कैसे गोलियाँ चल जा रही हैं? जेल के अंदर कैसे गोलियाँ चल जा रही हैं? रोडों पे गोलियाँ कैसे चल जा रही हैं? तो इतने सिक्योरिटी जोन में गोलियाँ चल जाती हैं। लखनऊ जैसे जगह पे गोलियाँ चलती हुई मैंने चौराहे पे देखा है, एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या हुई थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर हाथरस जैसा कांड क्यों हो जा रहा है? फिर लखीमपुर जैसा कांड क्यों हो जा रहा है? फिर क्यों उन्नाव जैसा कांड हो जा रहा है? सब कुछ इतना अगर मजबूत हो गया है तो फिर घटनाएं हो क्यों रही हैं? तो ये घटनाएं बताती हैं कि बीजेपी की असलियत क्या है। देखिए, स्टूडियो भी इंतजार कर रहा है सर, स्टूडियो में चलेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि हम न्यूज रूम में हैं, बहुत सारे मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर जिनके सवाल हैं, मैं एक एक करके जाऊंगी। सर, आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मेरे साथ राखी हैं, न्यूज पढ़ते हुए लिखते हुए आपने इनको देखा होगा। हाँ, राखी, सर मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि साल 2024 समाजवादी पार्टी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी क्या पीएम कैंडिडेट के रूप में देखती है? क्योंकि हमने अभी अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पोस्टर देखे थे लखनऊ में, बड़े बड़े, जिस पर लिखा गया था कि भावी पीएम। तो आप देखते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को? और दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी हाल ही में अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे, वहाँ उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर निर्माण होते ही राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि दूसरा मंदिर हमारा तैयार हो रहा है, वहाँ पर भी ज़रूर आए। वो दूसरा मंदिर कौन सा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में पता होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मार्केटिंग इवेंट में विश्वास कम रखती है, वो काम में विश्वास रखती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं काम बोलता है। तो जो सवाल आपका है, अगर कोई भी नेता है, अगर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी इच्छा हमेशा रहेगी कि मेरा नेता देश का प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने। कौन नहीं चाहता है? हम भी चाहते हैं मेरा नेता प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरी बात आपने बोली मंदिर की, जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, उन्होंने कब बताया आपको कि मैं नवरात्र रखता हूँ? वो ऐसे व्यक्ति 30 साल से तो मैं जानता हूँ कि वो नवरात्र का उपास करते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ इसकी मार्केटिंग की कभी? नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो दूसरा मंदिर हमारा बन रहा है, वो अगर आप सैफी में चले जाएंगे तो आपको वहाँ कृष्ण का मंदिर मिलेगा, कृष्ण की बड़ी मूर्ति मिलेगी। वहाँ जाइए, वहाँ हनुमान जी की बड़ी मूर्ति मिलेगी। तो वो तो वहाँ तो शुरू से है। आप तो आज इन सब की बातें कर रहे हैं, वहाँ तो बजरंगबली की मूर्ति न जाने कब से लगी हुई है, सबसे ऊंची।
न जाने कृष्ण भगवान की मूर्ति इतनी तो होगी भी नहीं, इतनी बड़ी मूर्ति जो उन्होंने लगाई है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उतने राजनीति में अभी परिपक्व नहीं है कि पीएम कैंडिडेट के रूप में या फिर उन्हें इस तरीके से देखा जाए। देखिए वो मुद्दों को, देखिए उनको मुद्दों पे बात नहीं करनी है, वो टारगेटेड बात करना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे टमाटर के बारे में वो बोलना भूल जाएं। टमाटर 150 इस पे बात ना बोलें, लेकिन वो कितने परिपक्व हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने विकास की जो रास्ता दिया है, वो रास्ता आज तक सरकारें आके उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही। एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट लेके आए, मेट्रो का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, मेट्रो किसने बनाई, स्टेडियम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था, आज देखिए आईपीएल के मैचेस होते हैं। 100 डायल उत्तर प्रदेश के अंदर में कौन लेके आया, भले 112 उन्होंने कर दिया। महिला सुरक्षा के लिए 1090 लेके कौन आया, यहाँ पार्क बनाने जजन्स पार्क जैसा पार्क बनाया किसने, जहाँ पे सारे घूमने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो उनकी बनाई हुई चीज़ों को उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पे तो उन्हीं के नेता ज़्यादा आजकल चलते हैं। एक मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद मैं चाहूंगी कि नम्रता और लोगों से भी पूछे। नम्रता ने आपसे पूछा गुंडा राज के लिए और उन्होंने ये कहा कि देखिए अब बीजेपी आई है तो योगी जी कहते हैं कि हर जगह बहुत सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन वो ये कहते थे कि माफिया राज को हमने मिट्टी में मिला दिया। और उन्होंने ये खुद भी कहा कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के गुंडों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और आपने ही जो आपके पोषित माफिया थे उनको हमने मिट्टी में मिलाया है। इसी लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मैंने पहले ही बताया ना, मार्केटिंग इवेंट में बहुत माहिर है। आप देखिए कि उनके कितने विधायक हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, आप लिस्ट निकाल लीजिए। कितने सांसद हैं, कितने मुकदमे हैं, उनके नेताओं पे कितने मुकदमे हैं, कितने नेता जो आज उनके यहाँ माननीय हो गए हैं, वो भी तो माफियाओं में हैं। उनका नाम क्यों नहीं लेते? टॉप, हमने तो बोला टॉप 100 की लिस्ट जारी कर दो और देख लो किसके माफिया हैं उसके अंदर में। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, वो काम नहीं करते हैं, इसलिए मेरे ऊपर ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं समाजवादी पार्टी गुंडी पार्टी, क्योंकि गुंडा इसलिए बोलना कि उसको ध्यान भटकाना है। सरकार आपकी है और फिर आप कहते हैं गुंडा पार्टी है। भाई सरकार तो आप चला रहे हो, दूसरे टर्म आपको मिल गया है, आप बताइए ना फिर कौन है, कहाँ है, किधर है? एक दो नाम के अलावा आगे बढ़ते नहीं हो आप। बनारस की तरफ जाते नहीं हो आप, बताते नहीं बनारस में कौन गुंडा है। जौनपुर आजमगढ़ की तरफ आप बढ़ते ही नहीं हो। आप इधर पूर्वांचल की तरफ दूसरी जगह पे बढ़ते नहीं हो, पश्चिम में कहीं बढ़ते नहीं हो, तो आप किधर बढ़ते हो? एक दो नाम लेके आप रुक जाते हो। तो इसके मतलब हमें तो पूछता हूँ ना कि घटनाएं फिर ये क्यों हो रही हैं? फिर नहीं, फिर बताइए, फिर कोर्ट परिसर में हत्याएं कैसे हो जा रही हैं? फिर सिक्योरिटी के अंदर में कैसे हत्याएं हो जा रही हैं? जेल के अंदर में कैसे हत्याएं हो जा रही हैं? सब कुछ इतना अच्छा हो गया है तो रोड पे हत्याएं क्यों हो जा रही हैं? तो सवाल ही उठता है जो हत्याएं हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं जब सब कुछ खत्म हो गया तो। लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ पर है, राखी के सवाल को मैं काउंटर करना चाहूंगी। आपने जैसा कि कहा कि सिर्फ मार्केटिंग पॉलिसी है, अगर ऐसी बात थी तो 2022 में जब चुनाव हुए, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने टक्कर नहीं दी, टक्कर दी, लेकिन फिर वो हार क्यों गए? क्योंकि जनता तो सब देख रही है, जनता को तो पता है कौन मार्केटिंग कर रहा है, कौन हमें सुरक्षित रख रहा है। 5 साल का कार्यकाल बहुत होता है किसी को जज करने के लिए, फिर दोबारा कैसे? देखिए ये आप मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी, पहले समाजवादी पार्टी को 25% 26% वोट मिला करते थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिला है और 36% समाजवादी पार्टी वोट लेके आई है। और हार जीत कम ज़्यादा वोटों से 1000, 2000, 3000 से अगर 70-80 सीटें हारती जीतती रहती हैं तो वो सरकार कोई भी बन जाती है, वो बड़ी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि बहुत कम है, ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और भारतीय जनता पार्टी एकदम उठ गई। नेक टू नेक टक्कर चली है ना, उसमें 1000, 2000 से कोई ऊपर हो गया, कोई नीचे हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये जीत हार से आप वो पैमाना नहीं लगा सकते। अगली बार आप मान रहे हैं ये जो अंतर था ये भी खत्म हो जाएगा? नहीं, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 2024 में आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, कार्तिक है मेरे साथ, मैं इस तरफ आ जाती हूँ। कार्तिक, कुछ सवाल है आपका? बिल्कुल, जैसे कावड़ यात्रा चल रही है। आपकी मूंछों की तारीफ कर दें। जी धन्यवाद। मूंछें हो तो नथुलाल जैसी हो, लेकिन लेकिन बढ़िया मूंछें हैं। पश्चिमी यूपी से आते हैं। हाँ तभी, जैसे दबंग मूंछें हैं। जी धन्यवाद बहुत बहुत। जैसे कावड़ यात्रा आजकल चल रही है तो उस पर सवाल बनता है आपसे। 2015 में अखिलेश यादव ने डीजे पर बैन लगा दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने डीजे पर बैन भी हटाया और कावड़ियों को सारी सुविधाएं दी और उनके रास्ते के लिए सब कुछ सारी सुविधाएं मुहैया कराई। और कहा भी था कि कावड़ यात्रा अगर डीजे के बिना जाएगी तो वो कावड़ यात्रा कोई शव यात्रा थोड़ी है। तो इसमें एक बहुसंख्यक समाज का जो है विरोध अखिलेश सरकार में जो है बात सामने आती थी कि अखिलेश सरकार जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देती है। क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है,
तो इस मुद्दों को गर्म करना चाहती है। नहीं, मुद्दों को गर्म करने वाली लीजिए बात ना, नहीं है। मैं उसी को तो जवाब दे रहा हूँ ना। आपने सवाल पूछा, जवाब दे रहा हूँ। मुद्दों को गर्म करना उनकी आदत है। उनको बिना धर्म की बात किए उनका सेंटेंस पूरा नहीं होता है। सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी ने तो कब राजनीति की है? समाजवादी पार्टी ने तो उनका डायलॉग ये, हमारा जो स्लोगन था, काम बोलता है। तो हम काम बोलने को तो एक सांस में गिनाते हैं ना कि एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हम मेट्रो हमने बनाई, 100 डायल बनाए, 1090 बनाए, पार्क बनाए, स्टेडियम बनाए, रिवर फ्रंट बनाए। तो हम आपसे पूछते हैं, एक सांस में भारतीय जनता पार्टी काम गिनाए ना अपना। वो बताएगी कि हमने गड्ढे मुक्त करने की बात कही थी। आप बताइए गड्ढे मुक्त हो गए? मैं आपसे पूछता हूँ, गड्ढे मुक्त की बात की थी ना, गड्ढे मुक्त हो गए? गड्ढे मुक्त तो छोड़ो, उन्होंने जो रोड बनाते हैं उसमें बारिश की बूंद पड़ते ही उसमें गड्ढे हो जाते हैं। अब देखिए क्या गड्ढे, अभी बारिश हुई नहीं, अब देखिए लखनऊ में गड्ढे देख लिए आपने कितने हैं। देखा तो, लेकिन वो काम उस वक्त पूरा नहीं हुआ था। जो तस्वीरें अखिलेश यादव ने ट्वीट की थी, अच्छा, ये बताइए, वो बीजेपी सरकार का वहां काउंटर आया था कि वो काम तब तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जब सड़कों- सवाल इसका जवाब दे दे। हमारे स्टेडियम में मैच हो चुका था, दोबारा जब उद्घाटन किया तो उसके पहले मैच हो चुका था। आप बताइए इंटरनेशनल मैच बिना मानक के हो जाता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं। और सुनिए, और एक्सप्रेस वे जो था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चालू हो चुका था, चलने को 6 महीने हो भी गए थे। उसके बाद उसमें टोल भी कलेक्शन शुरू हो गया था, हमने टोल फ्री किया था, इन्होंने आके उस पर चार्ज लगा दिया। और सुन लीजिए, जिसकी बात करते हैं वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसकी ज़मीन एक्वायर करके हम लेके देके गए थे। उन्होंने बस ज़मीन एक्वायर करके, टेंडर हमारा हो गया था, उन्होंने टेंडर नया हमारा टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर किया, इतना काम किया है। सरकारें बनती हैं, वो काम करती हैं, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने भी काम किया, योगी आदित्यनाथ भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जब ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ी जा सकती है तो कावड़ यात्रा के डीजे पर बैन क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो वो जो आपने साउंड सिस्टम जो अभी चला है कि साउंड की इतनी एक साउंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही तो है ना? और सवाल ये है कि डीजे पे बैन लगाया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये घटनाओं को तोड़ना मड़ोड़ना जानते हैं। ये कह के कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आप सिखों की बात क्यों नहीं करते? आप बौद्ध की बात क्यों नहीं करते? आप जैन की बात क्यों नहीं करते? आप, और हमारे समाज में यहाँ दलित समाज भी रहता है। सुन तो लीजिए मेरी बात, में सेंटेंस पूरा। यादव की जो पार्टी है अल्पसंख्यक के नाम पे तो मुस्लिमों को ही आगे अरे तो लेके चलती वो है। आपको ऐसा लगता है ना, हमारे यहाँ तो हलवाई जी भी मिनिस्टर थे। भारतीय जनता पार्टी में कौन सरदार मिनिस्टर बताइए यहाँ पे? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, मानेटी में तो हमारे पंजाबी सरदार बंधु भी आते हैं ना। आप बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार में कौन सरदार जी मंत्री हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सरदार जी मंत्री नहीं, लेकिन अरे मेरा माइनॉरिटी का, हम माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो, ये हम जिम्मेदारी समझते हैं कि किसी की भावनाओं को आहत ना हो। हम तो कहते हैं ईद भी धूमधाम से मनाया जाए, दिवाली भी धूमधाम से मने, गुरुद्वारे में भी जब यहाँ पे वहाँ भी धूमधाम से हो, जीसस भी धूमधाम से मनाया जाए, गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई जाए। हम तो ये अनेकता, मेरा देश जो है अनेकता में एकता रखने वाला देश है, तो हम अनेकता में एकता पे विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनेकता में एकता में विश्वास करती है कि नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी बताए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसने रोजगार पे क्या काम किया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि महंगाई पे उसने क्या काम किया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितनी नई यूनिवर्सिटी बनाई। सवाल ये है, आप इस पे पूछिए कि क्या नई यूनिवर्सिटी बनी, क्या रोजगार यहाँ पे लड़कों को मिला, क्या यहाँ पे महंगाई कम हुई? टमाटर जैसी चीज़ पे बोलते हैं महंगा हो गया, तो फिर क्या कहते हैं, बहाना देते हैं बारिश है इसलिए महंगा हो गया। फिर हमने कहा कि आपकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों होगी, तो कोविड है इसलिए हो गई। फिर हमने पूछा कि भाई फिर दोबारा से महंगाई हो गई, यहाँ अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही, तो कह रहे पूरे विश्व में ऐसा चल रहा है। तो जब इतने बहाने लेके आप जी रहे हो तो आप क्या महंगाई कम करोगे? सवाल ये है, इस पे सवाल नहीं है। सवाल इस पे है कि वो कहाँ, उसने किधर किया। देखिए, धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो इसी से अखिलेश यादव की पार्टी हमेशा खिलवाड़ क्यों करती है? अच्छा, मेरा आखिरी कहाँ सवाल खिलवाड़ करती है? मेरा आखिरी सवाल, नहीं, स्टेडियम बनाना किसके लिए बनाया है? नहीं, स्टेडियम किसके? नहीं, मैं आप पूछ रहा हूँ भाई। मेरा सवाल स्टेडियम था ही नहीं। अरे मेरा सवाल था सवाल, सड़क पे नमाज पढ़ी जा अरे सकती फिर है, आपका तो सवाल ही डीजे पर गलत है। बैन तो मैं क्यों? बताऊं, मैंने स्टेडियम बनाया तो किसके? वही तो पूछ रहा हूँ, किस समाज के लिए बनाया? आपसे सवाल मेरा है, स्टेडियम हमने किस जाति धर्म के लोगों के लिए बनाया? तो सभी उसमें तो हाँ, तो स्टेडियम फिर सभी ये के सवाल लिए- नहीं है आपका। तो फिर कैसे आप करोगे मैं एक को सपोर्ट करता हूँ दूसरे को नहीं करता हूँ? आप ये बताओ, हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो किसके लिए बनाया, किस समाज के लिए बनाया? नहीं, सिर्फ जब, अरे भाई मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। एक्सप्रेस वे हमने किस समाज के लिए, धर्म के लिए बनाया, ये बता दो बस। किसी धर्म के तो लिए, सबके लिए बनाया ना? ठीक तो है, सुन लो ना, ठीक फिर हमने मेट्रो किसके लिए बनाई?
किस जात धर्म के? तो फिर ये जो सवाल, जो पॉइंटेड सवाल लेके जो आप जीते हो, ये समाज में एजेंडा जो है ये खत्म होना चाहिए कि हम एक्सप्रेस वे बनाए, सबके लिए बनाए, उस पर सवाल नहीं। हमने मेट्रो सबके लिए बनाई, सभी जात धर्म के लिए, उस पर सवाल नहीं। स्टेडियम हमने बनाया सभी जात धर्म के लिए, सवाल नहीं। 100 डायल हमने सभी जात धर्म के लिए बनाया, सवाल नहीं। 1090 किस महिला के लिए बनाया? या लैपटॉप हमने किसके लिए, सुनो, लैपटॉप हमने किसके लिए दिया? लैपटॉप हमने सबके लिए दिया ना, कि जात धर्म के लिए दिया? तो आप सिर्फ कुछ चीजों को पकड़ के एजेंडा जो बीजेपी चलाती है और जो बीजेपी के लोग चलाते हैं, ये समाज के लिए खतरनाक है। इसमें जवाब कोई नहीं बोलेगा, और ना आप पूछोगे कि मेट्रो आपने बनाई है, क्योंकि आपको पूछना ही नहीं है। आपको भी तो एक एजेंडा है। मेट्रो और जो फिर इधर उधर भाग गए। विकास मेट्रो के जो काम है वो तो सभी सरकारें विकास करती की हैं। तो कौन कोई सरकार भी सरकार 100 डायल चलाई है अखिलेश यादव ने, बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। बिजली जो है पहले कम मिलती थी, अखिलेश यादव सरकार में ज्यादा मिलनी शुरू, वो भी बहुत अच्छा काम है। जो भी सरकार आती है वो काम करती है। सवाल आप पूछते हो, आप बताओ कितने प्लांट लगाए बिजली के बीजेपी सरकार ने? क्योंकि आपके दिमाग में भर दिया गया है कि आपको क्या समझना, क्या बिजली आपको पता नहीं कितने। समाजवादी समय में सबसे ज्यादा यहाँ पावर प्लांट लगे, एक पावर प्लांट। अब सवाल सुन लो, बिल्कुल कह रहा हूं। अरे कहाँ कह रहे हो आप बिजली में आए ही नहीं, आप कह रहे हो, कह रहे हैं हम। अरे सुनो एक बार ना, आप बिजली पे आपने बात की तो जवाब दोगे ना, स्पोर्ट्स पे बात करोगे तो जवाब दोगे ना। हम बोलते इंडस्ट्री कौन सी लगी, ये बताओ आप। भाई आप किसी पे तो बोलोगे ना कि आप नमाज पे और पूजा पे अटके रहोगे। आप हमें बताओ ना, पावर प्लांट कितने लगाए? मुझे बताओगे ना कि आपने कितना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? आप बताओगे ना कि आपने कितने स्टेडियम खेलने के लिए बनाए, कि आपने गांव-गांव में स्मॉल छोटे छोटे स्टेडियम बनाए जिससे बच्चे खेल पाएं? सवाल यह है कि आप मुद्दों से क्यों भटका रहे हो? और आप जैसे लोग, समझदार लोग, मजबूत लोग अगर भटके रहेंगे, इसी पे अटके रहेंगे। अरे योगी नहीं, आपसे ही कह रहा हूँ। अरे आपको उनके सवाल में आना ही नहीं है ना, कि आपको समझना चाहिए कि आपको असली बात क्या पूछनी है। आपको असली बात पूछनी पावर प्लांट लगाया, आपको असली बात पूछनी स्टेडियम बनवाए, आपको असली बात पूछनी महंगाई कम हुई, आपको असली बात पूछनी है कि आपने रोजगार दिया। ठीक है, बस कार्तिक थोड़ा सा उनके पास वक्त की कमी है ना, आप बैठ जाइए, आपको सवालों के जवाब मिल गए ना? ठीक है। सृष्टि बहुत देर से वेट कर रही थी, बारी आएगी नहीं आएगी? आगे सृष्टि क्या सवाल? मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि जब भी यूपी की राजनीति में गॉसिप होती है, वो होती है मायावती और सपा को लेकर, क्योंकि दोनों का एक बॉन्ड रहा है हमेशा से। लेकिन एक गेस्ट हाउस काउंट जो हुआ था, उसके बाद से सब कुछ खराब हो गया। इसको लेकर मायावती ने भी कहा था कि अगर गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो शायद चीज़ें ठीक होती और सपा और बसपा आज साथ होते। आपको क्या लगता है, आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखिए, ये चीज़ बीएसपी कम उठाती है या सपा कम उठाती है, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा उठाती। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने अभी आपको बोला, वो 1950 की बात करेगी, 1960 की करेगी, 70 की करेगी, 80 की करेगी, 90 की करेगी, 95 की करेगी, 2000 की करेगी, 2010 तक की करेगी, 13 तक की करेगी, लेकिन 2014 के बाद की बात नहीं करेगी। हमें आपको इसी में उनको उलझाना है। आपने जब 2014 में सत्ता में आए थे तो आपने ये बोल के नहीं आए थे कि हम पुरानी बातों को उखाड़ेंगे आके। तब आपने नए नए सपने दिए थे। क्या जो सपने आपने दिए, उन सपनों पे बात करते हो आप? पहले जब 2014 में भाषण देते थे तो बोलते थे कि हम आएंगे, हम ये चीज़ें करेंगे जो इन्होंने नहीं कही। जब वो सत्ता में आ गए तब वो जो उन्होंने वादा किया था वो भूल गए, फिर वो हमारी कमजोरी गिनाने लगे। इन्होंने इतने साल तक ये किया। कमाल है भाई, आप ना सीधे चलते हो ना उल्टे चलते हो। जब सत्ता में आना था तो महंगाई, बेरोजगारी पे या महिला समस्या पे चर्चा करते थे, एक मिनट। और जब सत्ता में आ गए तब कहने लगे 1960 में ऐसा होता था, 1990 में ऐसा होता था। तो आप अपने टर्म 14 से 23-24 के बारे में कब बात करेंगे? सवाल ये है, इसके बारे में कब वो बताएंगे? नहीं, इसके अलावा राजभर भी ये बात हमेशा बोलते रहे, जो विपक्षी एकता की बात उठ रही है। राजभर जी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं राजभर जी किधर हैं, कहाँ हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। जिस दिन उन्हें पता चल जाए, उनको सत्ता की चाय पीने की आदत है, तो सत्ता की चाय पीते रहते हैं, बस उसी में मस्त रहते हैं। कोई सवाल है सौरभ? देखिए, एक बात बस बोलूंगी, वक्त थोड़ा सा कम है तो शॉर्ट में सवाल रखिएगा। जो राजभर जी का जो स्थिति रहती है चुनाव के समय, वो बदलते रहते हैं, क्या अपना वो रेट बढ़ाते हैं पॉलिटिकल? इस बार उनका जो बदलने का तरीका, इस बार जनता ही उनको बदल देगी। हाँ, जनता बदल एक देगी। सवाल बनारस से जुड़ा हुआ था। अभी आप राखी के सवाल पे आपने काउंटर किया था। आपने बोला था कि जो बनारस के गुंडों का आप नाम नहीं लिए थे, आप किनका नाम है जो आप नहीं लेना चाहते? आप मेरी बात नहीं समझे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी लिस्ट उन्होंने जारी की, बोला, हमने कहा आप लिस्ट जारी करो और जारी करके बताओ। भाई अभी तो आपने देखा ही ना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति। अभी जिस पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का कि ये भ्रष्टाचारी है, बाद में वही लोग राजभवन आके शपथ ले रहे।
अब इसका भी नाम पूछने की जरूरत है? अभी तो शपथ ली है, आप ही नाम ले दो ना। आप क्या घबरा रहे हो? आप जिनका नाम ले नहीं रहे नहीं, हैं, आप घबराए क्यों रहे हम नहीं घबरा हो? रहे। किसने शपथ ली अभी? आप ब्रजेश सिंह की बात कर अरे रहे मैं हैं, अभी किशन मैं सिंह महाराष्ट्र की बात- बात कर रहा हूँ, ब्रजेश नहीं, सिंह। आप तो नहीं नहीं, बनारस मैं तो अभी बात कर रहे ताजा हैं। ताजा बता रहा हूँ। बनारस तो बोली दिया मैंने, अभी तो ताजा ताजा बता रहा हूँ कि जो अभी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे हजारों करोड़ का, वो 10 दिन बाद शपथ ले रहे हैं राजभवन में। तो आप बताइए फिर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो चीज पे बात करती थी, एक वंशवाद पे, दूसरा भ्रष्टाचार पे। वंशवाद का आप देखो, हरियाणा में किसके साथ सरकार बना के चला रहे हैं? जिसको वंशवादी परिवार बोलते थे, चौटाला फैमिली के साथ सरकार चला रहे हैं। इसके पहले अकाली दल के साथ उन्होंने, जिसको बोलते थे परिवारवादी पार्टी, अकाली दल के साथ बनाई। शिवसेना के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। पीडीपी के साथ उन्होंने अपनी सरकार चलाई। अपना दल उत्तर प्रदेश में वंशवाद जिसको कहते हैं, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। दूसरे निषाद साहब हैं, उनके साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। अब दूसरे एक और एनसीपी के उनके साथ आ गए हैं जो महाराष्ट्र में, क्या वो वंशवाद से नहीं आते? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अगर पार्टी के अंदर देखोगे तो अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, प्रवेश वर्मा जी के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, सिंधिया पूरी फैमिली आ गई, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की फैमिली है, राजनाथ सिंह जी की बेटे भी विधायक है। तो आपसे पूछो, उनके यहाँ तो परिवारवाद वंशवाद भरा पड़ा है। और भ्रष्टाचार का तो आपने देख ही दिया, कौन सी उनके पास मशीन है 10 दिन पहले जिसको भ्रष्टाचारी आरोप लगाते हैं, उसके बाद वो मंत्री बना देते हो। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में बहुत अंतर है। अच्छा, ये बता दीजिए 24 में अगर यूपी की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, कोई नया दोस्त बनेगा जैसे 22 में बना था? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, इसके लिए स्वस्थ रहो। और जब सफाया हो जाएगा तो आपका भी उन्नति हो जाएगी। नहीं तो फिर आप ही दिक्कत में फंसे रहोगे, सवाल ही पूछते रहोगे। फिर सवाल बताने के लिए भी तो आपको चाहिए कभी जिंदगी में लेकिन कि हमें। राजभर तो ये करे कि पूर्वांचल को अखिलेश यादव भूल राजभर आपको बड़ी चिंता आ रही है, राजभर का खुद नहीं पता है कि वो क्या करेंगे। तो जाए। लेकिन रेट तो बढ़ाता रहता है ना। अरे वो बढ़ाने दो, उनका क्या है, राजभर का कौन पूछे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, बेबाक सवाल तो होंगे ही, बेबाक जवाब भी होंगे। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, स्टूडियो में एंट्री करने वाले हैं। एक सवाल इनका बहुत देर से है, बहुत देर से ये हाँ, बार बार आ रहे हैं कि एक सेकंड में उस साइड ही आ रही हूँ। मेरा सवाल ये आपसे है कि जैसे कि बात कानून व्यवस्था की जब छिड़ती है, तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा यूपी में पंचायत चुनाव हुआ था। हाँ। और यहाँ पे केंद्र सरकार को न तो कोई सेना उतारनी पड़ी, न तो कोई केंद्रीय बल भेजना पड़ा, आराम से सब कुछ शांति से हो गया। लेकिन बात जब बंगाल में जाते हैं आप, बंगाल में एक बंदे की हत्या हो गई अभी अभी चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव में। तो इन बंगाल और ममता बंगाल और योगी की यूपी में कानून व्यवस्था में कुछ बेहतर तो लगता ही होगा आपको। देखिए, सवाल ये है कि हम लोग लोकतंत्र में दो चीज़ होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष को सत्ता का धर्म नहीं मानना चाहिए, विपक्ष को विपक्ष का धर्म नहीं मानना चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है, हम विपक्ष में हैं, यहाँ पे हम विपक्ष का धर्म निभाते हैं। हमारी भी उतनी ही दायित्व, उतनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई सत्ता में, समाज के अंदर में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, तो हम अपने धर्म को निभाते हैं। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही है। वहाँ इस तरह का माहौल गर्म करके जो इश्यूज़ बनाती है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी रहती है वहीं इस तरह की, विपक्ष में रहते हैं वहीं इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? आप बताइए। जहाँ भारतीय अभी बिहार में थी तो आपको दंगे देखने को मिले, उसके पहले अभी जेडीयू के साथ बीजेपी थी, तब कहाँ थे बताना? अभी 6 महीने में पहले तो जेडीयू के साथ सरकार में थी ना, साल 6 महीने पहले, तब ये चीज़ नहीं हो रही थी। अचानक कैसे होने लगती है? जहाँ से वो सत्ता से हटते हैं। अब देखो महाराष्ट्र की घटना, पहले जब शिवसेना और कांग्रेस सरकार चल रही थी तब घटनाएं खूब आती थी, अब अचानक बंद हो गई। और जहाँ उनकी सरकार बन जाती है, जिनके साथ वहाँ घटनाएं बंद हो जाती हैं अचानक। अभी अगर पश्चिम बंगाल में किसी के साथ उनका समझौता हो जाता तो आपको न्यूज़ नहीं मिलती वो जो न्यूज़ है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। ये लेकिन चिंता सर, है। अगर एक सेकंड, अगर समाजवादी पार्टी अच्छा विरोध करती है, अच्छे से विरोधियों का धर्म निभाती है, तो ये भी तो गलत है ना कि आधा अधूरा वीडियो शेयर किया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का योग करता हुआ, 10-12 सेकंड का था वो, और उसके बाद लिखा एंजॉय योगा, लेकिन वो पूरा वीडियो वो नहीं था, वो सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए डिसबैलेंस हुए। हाँ, वो भी तो सर गलत था ना। देखिए, इतने बड़े नेता होने के बावजूद तब इस तरह की हरकत करते हैं, ट्रोलर देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राजनीति का एक अपने तरीके की बात है, वो जो वीडियो जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष में रह के भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। हम जहाँ विपक्ष में हैं, विपक्ष का धर्म ईमानदारी से निभाते हैं। योग तो आप भी अच्छा करते हैं, मैंने देखा आपका शीर्षासन 50 सेकंड वाला नहीं, हम तो योगा जो करते हैं आप। नहीं, हम तो योगा बचपन से करते आ रहे हैं। सर तो बांसुरी भी बजाते हम तो बांसुरी भी बजाते हैं, हम तो घोड़े भी, हम तो वो लोग हैं जो समाजवादी लोग हैं ना, समाज से जुड़े हर चीज़ कर लेते हैं। योगा करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है। हम लोग तो बचपन से पेड़ पे चढ़े, उतरे, कूदे, खेले, उसी में योगा है। लॉन्ग जंप, हाई जंप,
तो आप जब काम करते रहेंगे तो योगा वही है ना। योगा क्या होता है? हाथ ऊपर करना, पैर उठाना। तो हम लोग बचपन से कुटी काट रहे हैं, अब कुटी का मतलब नहीं समझ पाओगे। हाँ, तो कुटी काटते वो भी तो योगा है ना, हाथ से जब कुटी काटते रहते हैं तो वो योगा ही तो है। तो हर तरह का योगा करते आए हैं, तो योगा बचपन से ही करते आए हैं, तो वो हम लोग तो। मेरा एक दूसरा सवाल और है, जैसे कि 2012 में जब अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो वो तो सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। जब 2017 में जब चुनाव आया, जब उनकी परीक्षा होने वाली थी, 5 साल जो सरकार चलाया, जो विकास के काम इतने किए, आपने खुद गिनाया अभी कई सारे काम किए, तो वो जब चुनाव आया तो वो अकेले चुनाव क्यों नहीं उतरे? उनको राहुल गांधी की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, यही सवाल मेरा पलट के है कि सारे सवाल विपक्ष से होते हैं। मैं मानता हूँ विपक्ष से होते हैं, सत्ता पक्ष से तो सवाल आजकल होते ही नहीं है। या कोई सुनिए, कहाँ होते हैं? अगर आप ये होते तो आप ये पूछते कि भाई सुनो ना, अगर ये होता तो आप सवाल बैलेंस करते। फिर आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल के साथ क्यों लड़ती है? भारतीय जनता पार्टी, सुन ना, निषाद की क्या ज़रूरत पड़ गई उनको जब इतनी ताकतवर थी? फिर राजभर जी की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? फिर PDP तक की ज़रूरत पड़ जाती है सत्ता बनाने के लिए? फिर अकाली दल की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? फिर NCP की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? आप बताओ ना। फिर सुन लो तो, फिर बिहार में अभी मांझी जी की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? फिर एक और हैं वो कुशवाहा जी, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? सबकी तो ज़रूरत उनको पड़ रही है। हमको तो मान लो एक आध से गठबंधन होता है, उनका तो पता नहीं कितने कितने से गठबंधन है। इतना गठबंधन की नाम लेना मुश्किल हो जाए। मैं कहता रहा हूँ कितने गठबंधन है, शिवसेना के साथ भी, NCP के साथ भी है। वो इतना गठबंधन उनके साथ हो गया कि उनकी पार्टी खतरे में आ गई। अब BJP वाले मंत्री कम हैं महाराष्ट्र में, और शिवसेना और NCP के ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनकी पार्टी का ही अस्तित्व, उनका तो गठबंधन ऐसा होता है कि उनकी पार्टी पीछे छूटी जा रही है। तो कई बार ऐसा ना हो कि वो सब दूसरे लोग वहीं पहुंच जाएं और वो BJP खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। भाई इतना गठबंधन कर लोगे सबके साथ में तो तुम्हारी बचेगा कहाँ पे? चीफ मिनिस्टर भी दूसरी पार्टी का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तीसरी पार्टी का, फिर आपका क्या है? लेकिन अखिलेश यादव तो पहले राहुल गांधी से गठबंधन किए, उनकी पार्टी की, वो गठबंधन उनका फेल हो गया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव सवाल ये भी तो होता है ना कि सवाल JDU के, सवाल ये है कि जो 24 चुनाव में उनके पास कौन साथी बचा है, किसके साथ लड़ेंगे चुनाव? इस बार पूरा विपक्ष, आपने देखा होगा, राष्ट्र के मुद्दे पे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा मतभेद किसी के साथ नहीं है। हम चाहने के लिए हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान मजबूत रहे, आप जैसे लोग भी, जो हमारा यूथ है उसको रोज़गार हमेशा मिलता रहे, टेंशन की ज़रूरत ना हो। यहाँ नहीं यहाँ कम हो तो कहीं दूसरी जगह फट से मिल जाए, इस तरह की कम से कम समाज में माहौल हो। महंगाई के लिए सोचना ना पड़े टमाटर खरीदने के लिए, कि टमाटर के लिए तनख्वाह का इंतजार करना पड़े कि 150 रुपये किलो है तब हम टमाटर घर में खरीद पाएंगे, या तेल खरीदने की चिंता ना हो। तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और किसान मजबूत हो, इसके लिए हम राष्ट्र के मुद्दे पर हम सब एक साथ हैं। सब तो ठीक है, लेकिन अब सीट कैसे बांटेंगे? एक सेकंड। अरे अब सीट आप ही को बता दें। अरे इसलिए जब भी कोई विपक्षी पार्टी गठबंधन करती है, जो मुद्दा होता है, जो सुन तो लो, आपने ये सवाल आप सुनो सर। हाँ, ये सवाल BJP से पूछा कि NCP जहाँ से जीती है वहीं से शिवसेना भी जीती है, दूसरी एक मिनट में, तो वहाँ NCP भी आ गई, शिवसेना आ गई, तो सर अब अपने आप को टिकट कैसे देंगे? ये सवाल, अरे मेरी बात ही नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सवाल ही नहीं है। ये सवाल जब नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठते हैं तो अपने आप तय हो जाता है। जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में अपने आप तय हो जाती है सीटें कैसे दी जाएंगी। ये बहुत पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। बिल्कुल ठीक है, धीरेन्द्र जी बैठ जाइए। अब अगला सवाल है आमीन जी का। क्या सवाल है सर? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो मैं आपके बारे में जो आकलन किया हूँ वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे स्वस्थ नेता या प्रवक्ता जो है वो आप हैं। पहली चीज़ कि आप पोलो भी खेलते हैं, पहली चीज़ गिल्ली डंडा के बारे में भी मैं थोड़ा सा देखा, और पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह से जन्मदिन की मुबारकबाद जो है PM मोदी को भी नहीं मिला जो आपने अखिलेश यादव को दिया। वो जो है 50 साल पे उन्होंने, आपने शीर्षासन करके 50 सेकंड वाला दिया। ये स्वस्थ होने का राज क्या है आपको? क्योंकि आप मानसिक रूप से, आपके अंदर में जब पॉजिटिविटी रहती है, जब आप निगेटिविटी नहीं रखते हैं, किसी के बारे में द्वेष नहीं रखते हैं, और आपकी लाइन क्लियर है ज़िंदगी की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सच्चाई पे चलिए, सच्चे रास्ते पे, और आप अपना जो करते हो वो आप लोगों को करते रहिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक बात। दूसरा, जब आप गांव से आते हो तो आपने जो लोग आज बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, वो हम सब जी के आए हैं। कि लोग कहते हैं सुबह 4 बजे उठना, तो सुबह 4 बजे उठ के तो हम लोग पानी भरते थे, और हमारे यहाँ पानी जो है वो 70 हाथ नीचे है। तो 70 हाथ नीचे पानी भरने के लिए कितना बड़ा योगा करते होंगे हम लोग,
हम लोग 10 बाल्टी नहीं, बाल्टा, इतना बड़ा बाल्टा होता था, तो जिसमें डोर चार से पाँच, उसको, हाँ, ऐसे उसके बाद खींचते हुए चले जाते थे। तो ऐसे 100 बाल्टा जब हम लोग 4 बजे शुरू करते थे, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक रस्सी से पानी भरते थे, तो कितना बड़ा योगा होता होगा। तो वो जो मिला, उसके बाद आप अपने गाय भैंस लेके आप जंगल में जा रहे हो 5-5 किलोमीटर, और वहाँ पे अपनी चीज़ें, अपनी व्यवस्थित अपनी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर जिसको आप स्विमिंग बोलते हो, तो हम लोग तो नदी में तैर के निकल जाते थे। तो स्विमिंग शब्द अंग्रेजी का तो बाद में पता चला कि जब शहर में आए कि स्विमिंग भी होती है। स्विमिंग में आप छोटे छोटे बच्चों को माएँ या उनके पिताजी लेके जाते हैं। हमारे अम्मा पिताजी तो ऐसे ही छोड़ देते थे, हम लोग अपना टुनटुना बजा हुआ नेकर में टुन 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 घंटी बजते हुए गए और नदी में कूद गए, तैरते हुए भिंड पहुंच जाते थे। इटावा की तरफ, इस किनारे से भैंस पे चढ़ के जो है बैठ के भी बिल्कुल, उधर और से एक जाने आवाज़ देते थे, हम लोग टैना बोलते थे। जब हम गाय भैंस अपनी लेके जाते थे चराने के लिए जंगल में, उसको टैना बोलते थे। तो शाम के जब 3-4 बज जाते थे, तो हम लोग एक आवाज़ देते, आवाज़ देते ही सारी वो जो हमारी गाय भैंस थे अपने आप इकट्ठी हो जाती थी, और हम लोग अपना पेड़ से या गप्पे मार के जो ईंधन, उतनी देर में हम लोग ईंधन काट लेते थे। आप कुल्हाड़ी चला के ईंधन, चूँकि उस समय तो गैस की व्यवस्था थी नहीं, तो ईंधन अपना सर पे रखा और अपना गाय भैंस लेते हुए, धूल उड़ाते हुए वापस घर आ गए। तो तब जाके पता चलता था कि आप घर आ गया। तो हम लोगों की ज़िंदगी वो सब करके आई है जो लोग बताते हैं। इस अवस्था में इसको मेंटेन करके रखने वाली जो बात है, जो आपने शीर्षासन किया, मतलब अपने अध्यक्ष। सर आप सीधा सीधा एज पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कतई नहीं। मतलब एक जो भारत में जो सर्वे देखा गया है कि आदमी काफी कम अस्वस्थ होते जा रहे हैं, जिनको दिल की बीमारी, 17 साल की उम्र में लड़का जो है। तो आप मेरे इसलिए बालों में, मैं आप अपने दर्शकों के लिए आप पूछ मेरे रहा हूं। बालों में हाथ लगाइए, बालों में लगाइए ना, लगाओ। अब देखिए, अब हाथ में तेल आया, तेल आया, तो फिर अभी भी मैं तेल लगाता हूँ। अभी भी मेरी वो शौक है नहीं कुछ भी। अभी भी मैं वही कुर्ता एक ही पहन के चलता हूँ कि कोई ज़्यादा की दिक्कत नहीं है। तो सुबह जब मैं निकलता हूँ तो मैं अपना कुर्ता और अपना पैंट पहन लिया, जिम में गए, खाली एक टी शर्ट पहनी, एक्सरसाइज कर ली, फिर अपना वापस। तो आप ज़िंदगी में जितनी रिक्वायरमेंट कम रखोगे, जितनी आप अपनी ज़रूरतें कम करोगे, उतना आपको आनंद होगा। मैं इन्हीं कपड़ों में 3-4 दिन कहीं भी रुक सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत परफ्यूम और वो स्टाइल और वो कंघी और वो शैम्पू और उसकी ज़रूरत नहीं है। दाढ़ी बढ़ी है तो बढ़ी है, अब 2-3 दिन के बाद ही बनाऊंगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं बनाने का मन, लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी को कैसा आपने लग्जरी में ढाला है कि आप उसमें। मैं अभी भी बिना एसी के सोता हूँ, वो बचपन से आदत, एसी चलते ही मुझे ठंड लगने लगती है। अच्छा बताओ, एसी में सो, ऊपर से चादर भी ओढ़ो, तो क्यों सो भाई? हमने देखा है एसी में सोते हैं और चादर भी ओढ़े रहते हैं, तो भाई क्यों एसी में सो रहे हो भाई? बिजली की खपत भी बढ़ती है। बिजली की खपत बढ़ती अलग चीज़ है भाई, फिर सो क्यों रहे चादर जब ओढ़ना है? तो हमारी आदत नहीं है, आज भी बिना एसी के रहते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे आप जैसे लोग जब कैमरा मैन आते हैं उनसे पूछिएगा, बताते हैं, वो कहेंगे सर आप भी घर में बैठते हैं, हमें ही बैठाए रखते हो। क्योंकि मुझे उसमें आनंद आता है, मुझे लगता है ये नेचुरल है। शरीर से पसीना भी निकलते रहना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी जीते हो तो आप स्वस्थ रहोगे। एक खबर है जो काफ़ी जो है दिल्ली से लेके लुटियन जोन्स तक जो है काफ़ी हलचल मचाए हुए है। अगर थोड़ा सा आप उस पर जो है रोशनी डालेंगे तो हाँ ना कह देंगे तो भी चल जाएगा कि 50 सीटों पे आपने लोकसभा के लिए आप लोगों ने कंफर्म कर लिया है, और रोज़ जो है आपके अध्यक्ष जी जो है अखिलेश यादव जी इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें एक और बात चल रही है कि आप लोगों का कांग्रेस के साथ जो है समझौता मतलब कंफर्म है, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बोला विपक्षी एकता में जो विपक्ष एक साथ आया है, इसमें एक लाइन और जोड़ना है कि जयंत चौधरी भी दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर की, देखिए मतलब कि कांग्रेस के साथ आना। देखिए, राजनीति एक अपना मुद्दा है, राजनीति अपने हिसाब से चलती है। मैं आपको बता दूं, लास्ट 35 दिनों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम 28 जिलों में हो चुके हैं, और 28 जिलों का दौरा कर चुके हैं। और ऐसा कोई 20 से ज्यादा लोगों को इशारा कर दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाएं, आपको टिकट कंफर्म। नहीं, इशारा तो अब जिसको किया होगा लेकिन वो 28 जिलों में 35 दिनों में घूम चुके हैं। और आप अगर अब देखेंगे उनका रूटीन, तो वो घर के बाहर ही आपको मिलेंगे हमेशा। कोई भी इंटरव्यू आप देखो, उनका घर के बाहर का ही इंटरव्यू मिलेगा। वो घर, आपने कोई भी अभी हाल में अगर कोई इंटरव्यू सुना हो तो आपने ऑफिस में बैठा हुआ इंटरव्यू नहीं देखा होगा। रास्ता चलते कभी अयोध्या गए हैं, कभी लखीमपुर गए हैं, कभी सीतापुर गए हैं, कभी आजमगढ़ गए हैं, तो कभी बरेली गए हैं, कभी हर जिले का, चूँकि वो उनकी भी ये आदत है मेहनत काम करने की। तो हम समाजवादी लोग विश्वास रखते हैं काम में।
हम निगेटिविटी में विश्वास नहीं रखते कि हम बैठे बैठे बुराई करते रहें, हम काम पे विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं समाजवादियों का काम बोलता है।